हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वैश्विक महामारी के दौरान कर रही है गरीब की चिंता। प्रधानमंत्री ने गुजरात में योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, 2014 से शुरू हुई प्रभावी आपूर्ति प्रणाली, राशन कार्ड धारकों को दुगनी मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है राशन। दिवाली तक लाभार्थी ले सकेंगे योजना का लाभ। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के नए आत्मविश्वास को बताया न्यू इंडिया की पहचान। कहा, जीवन में सुगमता के लिए नए मानदंड हुए स्थापित। गरीब के सशक्तिकरण को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम ने ओलंपिक दल को स्वतंत्रता दिवस पर किया आमंत्रित। लाल किले पर मुख्य अतिथि होंगे ओलंपिक खिलाड़ी। खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओलंपिक में परचम फहराकर भारत लौटी स्टार शटलर पीवी सिंधु। एयरपोर्ट पर हुआ कांस्य पदक विजेता का जोरदार स्वागत। सिंधु ने कहा, मेडल जीतकर बहुत खुश हूं। समर्थन और हौसला अफजाई के लिए जताया देश का आभार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक खेलों के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू। खेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पैरालंपिक गेम्स में एक बार फिर भारतीय पैरा एथलीट्स के जोश को दुनिया देखेगी। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं पैरालंपिक खेल। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक और राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक हुआ पारित। बार बार बाधा के बीच चली दोनों सदनों की कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, हंगामा करने वाले नहीं करना चाहते किसानों के मुद्दों पर चर्चा। वहीं राज्यसभा सभापति ने कहा, कुछ लोग चर्चा में डाल रहे हैं बाधा, देख रहा है पूरा देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर की चर्चा। बाढ़ की स्थिति से कराया अवगत। राहत और बचाव कार्य की दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रदेश में अब तक 1600 लोगों को बचाया गया। देश में आ रहे सक्रिय मामलों में से 60% मामले महाराष्ट्र और केरल से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, देश में कोविड की दूसरी लहर अभी नहीं हुई है खत्म। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, कोविड उपयुक्त व्यवहार, ये 5 अहम सूत्र अपनाने की दी सलाह। देश में अब तक 48 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुके हैं टीके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को किया खारिज। कहा, याचिकाकर्ता की ओर से नहीं किया गया कोई शोध। लगाया 10,000 का जुर्माना। नमस्कार, डीडी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण ने गरीबों के रोजमर्रा के जीवन में उनकी मदद की है। वैश्विक महामारी के इस समय में मुफ्त राशन वितरण गरीब की चिंता कम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में
हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उनको जो उनका असर होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आई। इसका एक बड़ा कारण था प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का ना होना। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। और गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में ये योजना लाभार्थियों के लिए काफी सहायक साबित हो रही है। बहुत बढ़िया फायदा हुआ सर। मोदी साहब का जो ये कोरोना काल में जो हमको मिला है ना, जो नहीं धंधा पे नहीं जाते, नहीं कहाँ बाहर निकलते, तो हम बहुत मुसीबत में पड़ गए थे सर, बहुत मुसीबत में पड़ गया था। अच्छा हुआ मोदी साहब ने जो ये महामारी में ये अनाज और वो प्रधानमंत्री का वो 2-2 हज़ार रुपया किसान का डाला, वो और ये सस्ता और वो फ्री में जो अनाज मिला, तो ये खा के ये महामारी का काल निकाला। कोरोना महामारी थे उस समय में नरेंद्र मोदी साहब ने ये योजना डाली। ये योजना से हमारे परिवार अच्छी तरह से खा सके और उसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं हुई। सरकारी दुकान भी हमारे नज़दीक थी और टाइम सर मिल गया और उससे हमारा घर अच्छी तरह से चला। मुझे इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, तो हर महीने मुझे राशन मिलता है। मैं निवृत्त हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ और इसके वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोरोना काल में वो गरीब अन्न योजना वो प्रधानमंत्री ने निकाली है। इससे हमारा घर का जो कोरोना काल में कुछ धंधा रोजगार नहीं मिल रहा था,
तब हमको वो गेहूँ और चावल मिला, तो हमारे घर का वो गुजरान अच्छी तरह से चल रहा है और अभी भी वो ऐसी ही योजना वो चालू ही रखे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ हमने बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले NSF कार्ड से अनाज नहीं मिल रहा था, कोरोना काल में से ये अनाज मुफ्त से मिल रहा है, इसलिए मेरे परिवार को सब घर संसार चल रहा है। पहले ये योजना नहीं था, इसलिए हम मजदूरी करने के जाना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव, इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अन्य खबरों में टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर आमंत्रित किया है। ये सभी खिलाड़ी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा कि इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि कई कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समय समय पर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के कंटिजेंट के खिलाड़ियों से बात की थी, उनका मनोबल बढ़ाया था और कहा था आप डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के कारण यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी कहा था कि जब आप वापस आएंगे मैं आप सबसे मिलने वाला हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के लिए समय निकालकर व्यक्तिगत रूप से बात करते हो, खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। साथ ही खेल मंत्री ने पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कोई भी दबाव साथ लेकर न जाएं और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आएं। मैं यही कहूंगा, आप जब जाएं पूरे मजबूत इरादों के साथ जाएं, मनोबल ऊंचा करके जाएं, लेकिन कोई दबाव ना लेकर जाएं। फ्री माइंड के साथ खेलें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका हो सकता है टैलेंट एक बराबर हो, लेकिन खेल की परिस्थिति में आप मेंटली कितने टफ हो, कितने स्ट्रांग हो, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आपको वहां पर मजबूत और नेक इरादों के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना है और शानदार खेल का प्रदर्शन करना है। आपका ये जो कंटिजेंट यहां पर जा रहा है, मैं यही कहूंगा, ये आज तक अगर सबसे बड़ा है तो पहले वाले से ज्यादा भी आप मेडल जीत कर लाएंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान रिकॉर्ड कर राष्ट्रगान.in वेबसाइट पर भेजने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम राष्ट्रगान.in है। इस वेबसाइट पर आप राष्ट्रगान गाकर रिकॉर्ड कर पाएंगे। आज जब राष्ट्र मना रहा है आज़ादी का महोत्सव, आइए हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएं। मेरा मान मेरा राष्ट्रगान www.rashtragan.in पर
आप इसको अपलोड करिए और आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सब लोग शामिल हों। आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, कुछ सांसद मेरा मान मेरा राष्ट्रगान इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और हम सब इकट्ठे मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे भी, अपलोड भी करेंगे। तो आपको भी निमंत्रण है कि आप लोग राष्ट्रगान गाएं, अगर गाया तो उसको अपलोड भी कीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जारी टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार में लगातार तेजी लाई जा रही है। ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में, वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। इसके साथ ही फर्दर स्पीड को बढ़ाया गया, प्रोसेस को बढ़ाया गया, पेस के ऊपर काम किया गया और 20 से 30 करोड़ डोजेज में जहां इससे पहले हमने 85 दिन या 55 दिन लिए, वह घटकर नंबर ऑफ डेज घटकर 29 डेज रह गई है। और साथ में 30 से 40 करोड़ डोजेज में फर्दर हमने प्रगति की और हम 24 दिनों में 10 करोड़ एडिशनल डोजेज प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम देखें कि 40 से 45 करोड़ डोजेज में हमने अभी तक केवल 11 दिन लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 47 करोड़ 85 लाख टीके दिए जा चुके हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम अपने वैक्सीनेशन डोजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेज दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेज हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेज देश में दी गई हैं। विश्व के कई देशों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहां रिप्रोडक्शन नंबर अभी 1.2 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक से अधिक 1.2 लोगों को अपने इन्फेक्शन की अवधि में इन्फेक्ट कर रहा है। कनाडा में भी यह नंबर बढ़कर 1.2 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया में यह 1.2 है और इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। जरूरी है कि हम अपने कार्य प्रणाली में दो तरीके से एनालाइज करें। एक तो वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री जहां पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल बहुत कठिनता से हम उसको कंट्रोल करने में अपना कार्य करें। दूसरा, अगर कहीं पर रिप्रोडक्टिव नंबर यह इंडिकेट करता है कि एक इंक्रीजिंग केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, तो वहां पर भी हमारा ध्यान उसी तरह से बना रहे ताकि वहां पर भी इंफेक्शन ज्यादा ना फैल पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों के बारे में भी जानकारी दी जहां अधिक सक्रिय मामले देखे जा रहे हैं। अगर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देश में एक स्टेट है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या है और इसी तरह से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख तक की संख्या में एक्टिव केसेस हैं और 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में काफी कमी आई है और 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है। अगर हम केरला और महाराष्ट्र को ले तो पाते हैं कि देश के 60% एक्टिव केसेस अभी लिमिटेड ज्योग्राफी में हमें पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहां पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे हमने इससे पहले भी इस मंच में बात की है कि जहां एक समय पर 4 से 10 मई के समय पर 21.39% केस पॉजिटिविटी देश में नोट की गई, वह अब घटते घटते अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो 1.98% हो गई है।
यानी कि यह ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड नेशनल लेवल पर है और वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम अब हम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। उधर केरल में कोरोना महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य के दौरे पर गई केंद्र की 6 सदस्यों वाली टीम ने कई खामियां पाई। केंद्रीय टीम ने कहा कि 1 हफ्ते में लगाई गई पाबंदियों का सही परिणाम सामने नहीं आया है। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में टीम ने राज्य में एक्टिव सर्वेलांस बढ़ाने, RT-PCR टेस्टिंग में वृद्धि, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाने की जरूरत और होम आइसोलेशन में गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता के परामर्श दिए हैं। मॉनसून सत्र में गतिरोध को खत्म करने के सरकार के प्रयासों के बीच आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई बड़ी नेता शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए क्योंकि सरकार स्वस्थ चर्चा चाहती है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में ओबीसी को 27% और आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10% मेडिकल कोर्स में आरक्षण देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। मंत्री जी को जो ओबीसी को मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 27% और 10% EWS को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको जो आरक्षण दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी खुले दिल से अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान भी आज के मीटिंग में हमने किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा जो व्यवहार टीएमसी के द्वारा किया गया वह संसद का अपमान है। उन्होंने बताया कि पीएम ने कहा है कि यह संसद का अपमान है। पीएम ने इस पर आक्रोश प्रकट किया। जो टीएमसी के द्वारा जो ट्वीट हुआ है उसका मैं समझता हूं और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इट इज इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, इंसल्ट टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड द एमपीज। तो मैं इसका पूरा कंडेम करता हूं और प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बहुत आक्रोश प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि मेकिंग ऑफ पापड़ी चाट। तो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने भारत के इतिहास में पहले बार प्रधानमंत्री जी ने जो कहा मंत्रियों के हाथ से पीपर छीन के उसको फाड़ के चेयर पर फेंकना और बाद में उसके लिए भी माफ़ी भी नहीं मांगते, पश्चाताप भी नहीं प्रकट करते हैं, ये व्यवहार ये एरोगेंस दिखाते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात पर भी चर्चा हुई। Today he spoke to the captain and the coach of the men's hockey team to give them confidence to face the playoff for the bronze medal. मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़ी तबाही हुई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। विशेषकर शिवपुरी, श्योपुर में करीब 800 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बचाव दल को लगाया गया। अब तक करीब 1600 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है। बाढ़ से करीब 200 गांव अभी भी घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक आपात बैठक बुलाई जिसमें राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रशासन से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने, हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। सेना बुला ली गई है। राहत के शिविर, भोजन का इंतजाम, इस सब के निर्देश दे दिए गए। निचले इलाके जो अभी जहां प्रभावित होने की संभावना है पानी छोड़ने के कारण मड़ीखेड़ा से,
और भारी बारिश के कारण उनको सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, मैं लगातार कल से संपर्क में हूं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया और राज्य में जारी राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। और सरकार की योजनाओं का क्या असर जमीन पर है, आइए ग्राउंड रिपोर्ट में। इस बार रिपोर्ट चित्रकूट से, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से चित्रकूट जिले के गांव में क्या बदलाव आया है, देखते हैं जमीनी हकीकत में। गांव तक जाने वाली ये सड़क इलाके की खुशहाली की कहानी बयां करती है, लेकिन हमेशा से तस्वीर ऐसी नहीं थी। पहले सड़क इतनी खराब थी कि इन्हीं रास्तों से पैदल चलना भी मुश्किल था, लेकिन अब सड़क बन जाने से भारी वाहन भी गांव तक आसानी से आ सकते हैं। पहले सड़क जो थी तो गड़बड़ थी, लेकिन अब जो सड़क है सर हमारे लिए बहुत अच्छी है। समय कम लगता है आने जाने में। पहले कच्ची थी, थोड़ा बहुत दिक्कतें होती थी आने जाने में, और अब पक्की हो गई है सड़क, गाड़ी आराम से चली जाती है, हर जगह आराम से पहुंच जाते, समय से पहुंच जाते हैं। बहुत हर लोगों को सुविधा हो गई। भाई किसान लोग आते हैं बैलगाड़ी से, कच्ची रोड में फंस जाते थे, अब आराम से निकल जाते हैं, ट्रैक्टर निकल जाता है आराम से, समय की बचत। चित्रकूट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत बनी मजबूत पक्की सड़कों से ग्रामीणों का आवागमन आसान हो गया है। जिले में इस वित्त वर्ष में अब तक 17 किलोमीटर सड़क निर्माण की